कहाँ तक पढ़ लिए थे जी? मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी के ऑक्सी अम्ल ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के श्रेणी के ऑक्सी अम्ल में हमने क्या देखा था? सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी के जो ऑक्सी अम्ल होते हैं उसमें सल्फर जो होता है 6 बंध बनाता है, और जबकि यस वाले में हमने देखा सल्फर 4 बंध बनाता था। सल्फर सल्फर के बीच अगर कहीं बंध बना तो इसके नाम में क्या लगता है? थायो लगता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बंध बना तो क्या लगेगा? परऑक्सी लगेगा, क्योंकि परऑक्साइड बंध है ना ये। तो जब सल्फर सल्फर के बीच बंध बनेगा तो थायो लगेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बंध बनेगा तो परऑक्सी लगेगा। हो जाएगा। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी परिभाषा तो लिख ही चुके हो, एग्जाम्पल शुरू करो। पहला नंबर H2SO4, नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल संरचना इसकी H2SO3 की तरह ही बनेगी, बस एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। तो कैसे होता है देखो, डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन और ज्यामिति में इधर होता है OH, और यहाँ पर होता है OH, और यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड O। देखो पहले हम इसको सही से अपना समझ लेते हैं कैसे बना था। ये तो ज्यामिति इस प्रकार के इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि SO4 में ये जो सल्फर होता है ये चतुष्फलकीय आकृति का होता है। जैसे मेथेन का देखे थे ना, मेथेन की आकृति कक्षा 10 में कुछ ऐसे ही पढ़े हो, समझ गए? तो ऐसा ही इसका भी होता है, इसलिए हमने ऐसा बनाया है। अब वास्तव में ये संरचना ऐसे कैसे बनी हुई है पहले हम इसको देख लेते हैं। सल्फर कितना बंध बना सकता है? या तो 2, या तो 4, या तो 6। लेकिन हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे कितना बनाएगा? 6 बंध बनाएगा। तो 6 बंध इसको बनवाना है। वैसे भी हमको कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? तो चारों को पहले डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया जाए। कितने बंध हो गए? 8 हो गए, जो कि संभव नहीं है। 6 होना चाहिए, इसलिए कोई 2 गायब करना होगा। तो 2 हमने गायब कर दिया, एक H इधर जुड़ गया और एक H इधर जुड़ गया। देखो हो गया H2SO4, देख रहे हो ना। और बाकी यहाँ की संरचना ज्यामिति के आधार पर बनी है, चतुष्फलकीय आकार में। ये तो हमारा समझने वाली संरचना है कि बना कैसे था ये। अब इसमें देखो एक सल्फर था, ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन दिखाया गया, इधर वाले देखो OH दिखाया गया है, और उधर वाला OH दिखाया गया, और नीचे क्या दिखाया गया? O दिखाया गया। इस संरचना से बता सकते हो कितने ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन इसमें बाहर निकलेंगे? दोनों बाहर निकलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन वही बाहर निकलते हैं जो किससे जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। तो ऑक्सीजन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? दिखाई दे रहा है? तो लिख सकते हो। अब बताओ यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6, क्योंकि इसका 4 गुना 8 और इसका 2 एकम 2, इसका -8 है और इसका +2 है। -8 में से +2 गया तो -6 बचा ना। -6 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, जैसा हमने कल H2SO3 का निकाला था। अगर नहीं समझ पा रहे तो वैसे लिख के निकाल लिया करो, हो जाएगा। तो ये प्रकार से निकलेगा। नीचे लिख देना इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर +6। चित्र बनाओ और लिखो नीचे। अब लिखो दूसरा नंबर, लिखो दूसरा नंबर थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरस में क्या था जी? थायोसल्फ्यूरस में H2SO2 था ना। तो थायोसल्फ्यूरिक होता है H2SO3। ये थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो जैसे वहां पे संरचना बनी थी, वहां संरचना कैसे बनाए थे हम लोग? ये डबल बॉन्ड सल्फर का बना हुआ था, एक OH और ये दूसरा OH जुड़ा हुआ था ना, एक सल्फर
इधर ये क्या रहेगा, यस रहेगा ना। सल्फर सल्फर के बीच बंध बनेगा तभी थायो आएगा। तो इसमें क्या हुआ था, वहां पे एक सल्फर ने 2 बंध बनाया था और एक सल्फर ने 4 बंध बनाया था, इसलिए अस नाम पड़ा हुआ था। यहाँ पे एक सल्फर कितना बंध बनाएगा, 6 बंध बनाएगा। एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन आ रहा है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो इस सल्फर का 6 बंध हो चुका है, दिखाई दे रहा है। तो सल्फर का 6 बंध है इसलिए नाम में इक लगेगा। सल्फर सल्फर के बीच बंध बना इसलिए थायो लगेगा, तो नाम पड़ गया थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। बना सकते हो। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या होगी, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 3 दूना -6, 2 घटेगा तो +4। अब 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना, +2। तो लिख लेना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर +2। तीसरा नंबर लिखो, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। डाइसल्फ्यूरिक अम्ल या पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल। डाइसल्फ्यूरिक अम्ल या पाइरो, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल या पाइरो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो वहां देखो हमने जब डाइसल्फ्यूरस अम्ल पढ़ा था तो उसका सूत्र था H2S2O5। हमने कहा था कि नाम ही था उसका डाइसल्फ्यूरस अम्ल, इसलिए वो 2 H2SO3 के जुड़ने से और एक जल का अणु बाहर निकलने से बना हुआ था, ठीक है ना। तो एक जल का अणु बाहर निकलने के बाद इनका 2 ही हाइड्रोजन बचा था, 2 सल्फर बचा था और 6 ऑक्सीजन में से एक निकल गया था। कितना बचा था, 5। इस बार हमको पढ़ना है डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब कितने H2SO4 आपस में जुड़ेंगे जी, 2 H2SO4 आपस में जुड़ेंगे ना। और जब जुड़ेंगे तो क्या बाहर निकालेंगे, H2O बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, H2S2O7 बचा ना। इसी को ओलियम भी कहा जाता है। अभी अगर हम लोग H2SO4 बनाने की संपर्क विधि पढ़ते तो वहां पे लास्ट में ओलियम ही प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो लिख सकते हो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल या पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मूला है H2S2O7। H2S2O7 हो गया ना। अब देखो इसकी संरचना कैसे बनेगी। देखो 2 H2SO4 आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये प्रकार से हमने दोनों H2SO4 की संरचना को अभी देखा, यही संरचना बनी थी ना। ऐसे ही दूसरा वाला इसके पास बनेगा और जब ये आपस में जुड़े हैं तो क्या बाहर निकाला इन्होंने, जल बाहर निकाला। तो जल कैसे बाहर निकलेगा, एक का OH और एक का H बाहर निकल गया। तो यहाँ से सल्फर से OH निकल के गया तो सल्फर का बंध कम हो गया, और यहाँ से ऑक्सीजन से H निकल के गया तो किसका बंध कम हुआ, ऑक्सीजन का बंध कम हुआ। यही वाली प्रक्रिया कल भी हम लोग देखे थे, लेकिन वहां पे संरचना कुछ उल्टे तरीके से बनी हुई थी। तो होता क्या है, ये देखो निकल गए तो इसका बंध कम हो गया, इसका बंध कम हो गया, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये H2S2O7 की संरचना है। नाम में परऑक्सी आएगा क्या इसके, क्यों दिख तो रहा है सर, नोट कर लो। चलो अगला नाम लिखो अब, डाइथायोनिक अम्ल। वहां थायोनस था ना, ये डाइथायोनिक अम्ल है। डाइथायोनिक अम्ल, डाइथायोनिक अम्ल हो गया। अरे ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखे उस वाले में, लिखे हो 7 दूनी 14 में से 2 गया 12, 2 का भाग दिया +6,
इसके ऊपर वाले में लिख लेना ये पायरोसल्फ्यूरिक में। हो गया। अब देखो ये वाले का नाम क्या है, डाई थायोनिक अम्ल। तो क्या है सूत्र इसका, H2H2O6। अब समझ जाओ नाम है इसका डाई थायोनिक अम्ल। तो अगर थायो लगा है तो सल्फर सल्फर के बीच बंध बनाना अनिवार्य है। तो देखो सल्फर सल्फर के बीच ही पहले बंध तुम बना लो। कितना जानते हो आपस में बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनको दो दो की जरूरत होती है। अब बाकी एक्स्ट्रा इनका चेक करना शुरू करो। 6 ऑक्सीजन बचा है, 6 में से 3 इसके पास जोड़ दो, 3 इसके पास जोड़ दो, मतलब 1 2 और इधर 3, इधर 1 2 और इधर 3। कितने हाइड्रोजन है जी, 2 है ना। एक एक इन दोनों को दे दो, मतलब एक इसमें से इसके साथ जोड़ दो और एक इसमें इसके साथ जोड़ दो। अभी भी क्या सल्फर के बंध सही है, कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 7 है, कौन सा मिटा सकते हैं, यही बीच वाला मिटा सकते हैं क्योंकि अगर इधर से मिटाए तो ऑक्सीजन का कम हो जाएगा ना। अब इसमें देखो सल्फर सल्फर के बीच बंध बना इसलिए थायो लग गया और 2 सल्फर थे इसलिए डाई सामने लगा हुआ है। और समझ लो इस प्रकार से इसमें 2 सल्फ्यूरिक अम्ल जुड़े हुए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना भी ऐसी ही है जो अभी हमने पढ़ा, ये वाला डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। बीच में यहाँ क्या लगा हुआ था, ऑक्सीजन लगा हुआ था ना, तो उसके नाम में तुम्हारा थायो नहीं आया क्योंकि ऑक्सीजन बीच में आ गया था। इसमें वो भी ऑक्सीजन निकल जाता है क्योंकि देखो वहां पे कितना ऑक्सीजन था, 7 था ना, बस यहाँ पे 1 कम होके कितना हो गया, 6 हो गया। वहां पे OH और H निकला हुआ था और यहाँ पे OH और OH दोनों निकल जाते हैं, समझ गए, तब थायो बनता है। क्या हुआ यहाँ पे, ये ऑक्सीजन हट गया इसलिए दोनों के बीच बंध बन गया, तो नाम में क्या आ गया, थायो आ गया। डाई थायोनिक अम्ल हो गया इसका। और सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है और वैसे भी सल्फर हमको दिख रहा है इसमें कितना बंध बना रहे हैं, 6 बंध बना रहे हैं, इसलिए नाम में एक लगेगा अंत में, अर्थ तो लगेगा नहीं। हो गया। अब लिखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी जी, +5, क्योंकि 6 दूना 12 इसका और 2 इसका, तो 12 में 2 गया 10 और उसके बाद 2 + 10 उधर जाएगा, लेकिन ये 2 ठो है ना, तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, +5 आएगा ना, +5 होता है इसका। किसी एक का और निकाल के दिखाना होगा ऑक्सीकरण संख्या की, समझ जाओगे। चलो अभी बताना इसके बाद वाले में, मिटा दे इसको। अगला वाला लिखो, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, सूत्र होता है इसका H2SO5। H2SO5। इसमें बता दो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, बताओ पहले। +8। सल्फर के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो जान लो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, है +6 ही, समझ गए। अभी गलत नहीं बताया तुमको, सही है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन अभी वही दुविधा, नाम के पहले क्या लगा है, परऑक्साइड लगा है ना, तो परऑक्साइड बंध से जुड़े ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1। तो क्या पांचों की -1 होगी, नहीं। अब हमें संरचना से पता चलेगा कितने की -1 होगी।
क्योंकि हमने कहा पराक्साइड बंध से जुड़े ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, जो सामान्य बंध से जुड़े उनकी नहीं होती है। तो पहले इसकी संरचना देखो, मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल है तो पहले सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना बना ली जाए। यह मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना है, दिखाई दे रहा है। परऑक्सी बनाना, एक ऑक्सीजन अभी एक्स्ट्रा बढ़ाना है और पराक्साइड बंध भी होना चाहिए, उसको ऐसे जोड़ दिया जाता है। हो गया। तो इसमें क्या देख रहे हो, कितने ऑक्सीजन पराक्साइड बंध में गए? 2 ऑक्सीजन गए पराक्साइड बंध में, यही वाला तो पराक्साइड बंध मिला हमको, बाकी तो सामान्य तरीके से जुड़े हुए, बाकी में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध बना है क्या? नहीं। तो अब होगा क्या, इसमें से 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1, और 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -2। अरे ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -2 ही तो होती है। और कितने ऑक्सीजन पराक्साइड बंध से जुड़े हैं? 2 तो जुड़े हैं, इसलिए इन दोनों की क्या होगी? -1, और हाइड्रोजन की क्या होगी? +1। अब हल कर लो, -2 -2 -2 -6 हो गया, -7 और -8 हो गया। -8 में से ये +2 खत्म हो गया, कितना बचा? -6। उधर जाएगा तो कितना आएगा? +6 आएगा, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या +6 ही रहेगी, बदलने वाली नहीं है। नोट कर सकते हो, निकाल के दिखाएं इसका पूरा। ध्यान देना, जहां भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बंध बन गया, इनकी -1 हो जाएगी। 3 ऑक्सीजन कभी पराक्साइड बंध में आ ही नहीं सकते हैं। 4 हुआ तो चारों की -1 होगी। तब अगर 2 पराक्साइड बंध बन गए, 2 पराक्साइड बंध बनने का मतलब 4 ऑक्सीजन उसमें आ गए। 1 पराक्साइड बंध बनता है तो 2 ऑक्सीजन आते हैं, 2 पराक्साइड बंध बना तो 4 ऑक्सीजन आएंगे, और 4 आएंगे तो चारों की -1 होगी। तब मतलब जितने पराक्साइड बंध में जाएंगे सबका -1 होगी, और जो साधारण बंध से होंगे उनकी -2 होगी। हाँ, अभी एक और है इसमें, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी मोनो था, मतलब इसका ही सल्फ्यूरिक अम्ल था, इसमें डाइसल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। अभी देखो, नहीं ऑक्सीजन बढ़ जाएगा ना, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है। देखो, ये तुम्हारा मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जानते थे, H2SO4, ठीक है ना। तो जब परऑक्सी सामने लगा तो 1 ऑक्सीजन बढ़ा दिए, 5 हो गया, हो गया। और अभी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या जानते हो? ऊपर देखो, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या लिखा है? H2S2O7। पाइरो या डाई का एक ही लिखा है ना, H2S2O7। तो नाम पे पराक्सी अगर लगाना चाहते हो पहले, तो इसको कितना कर देना होगा? 8 कर देना होगा, हो गया। तो अब जैसे वहां पे 2 सल्फ्यूरिक अम्ल को जोड़े थे, यहाँ पे पराक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है, तो एक तो ये पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल हो गया ना, इसमें तुम सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐड कर दो। अब सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐड करने जाओगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना इस प्रकार से कुछ बनती है, देख रहे हो। तो जब 2 जुड़ रहे हैं तो क्या बाहर निकलना है? H2O, अर्थात इसका H और इसका OH में निकल जाते हैं बाहर, तो ये और ये के बीच बंध बन जाएगा ना। तो क्या बनेगा बंध आगे? देखो, सल्फर चला आएगा इससे जुड़ने के लिए यहाँ पे, और एक OH इधर बचा रहेगा, उसका ऊपर डबल बॉन्ड O और नीचे डबल बॉन्ड O। देख रहे हो, ये प्रकार से संरचना बन गई, दिखाई दे रहा है। तो अभी भी पराक्साइड बंध में कितने ऑक्सीजन गए? पराक्साइड बंध में 2 ही ऑक्सीजन है, दिखाई दे रहा है ना। पराक्साइड बंध में 2 ही ऑक्सीजन, उससे ज्यादा नहीं गए। निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ पे क्या होगा? जो 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन में तो 6 सामान्य रूप से बचे रहे, और इन 6 की कितना होगा? -2 होगा ना। तो इनका कितना हो गया जी? -12, और 2 तो तुम्हारा पराक्साइड बंध में गए, उनका कितना होगा? -1 होगा, अर्थात कुल कितना हो गया? 12 और 2 -14 हो गया ना। और 2 हाइड्रोजन का घट जाएगा तो कितना बचेगा? -12, जो उधर जाके क्या होगा? +12 होगा,
और +12 में किससे भाग देना है? 2 से, तो कितना आ जाएगा? +6, अर्थात यहाँ भी +6 ही रहेगा। नोट कर सकते हो, संरचना ये वाली है इसकी। चलो हेडिंग लिखो, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। सूत्र लिख लेना इसका, H2SO4। सूत्र लिख लो, H2SO4 हो गया ना। बनाने की विधि तो पढ़ना नहीं है, भौतिक गुण से शुरुआत करते हैं। तो इसमें लिखना शुरू करो। यह एक रंगहीन संक्षारक। यह एक रंगहीन संक्षारक हो गया। तेल जैसा गाढ़ा द्रव है। तेल जैसा गाढ़ा संक्षारक, तेल जैसा गाढ़ा द्रव है। हो गया। आगे लिखना, 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व 20 डिग्री सेल्सियस, या कमरे का ताप भी इसको बोल सकते हो। इसे तो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, पास ही है इसलिए बोल सकते हो। 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व 1.83 ग्राम प्रति ml, 1.83 ग्राम प्रति ml होता है। हो गया ना। छुट्टी होने वाली। आगे लिखो, कहां तक लिखे? हाँ, अगला पॉइंट का पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो। तनु H2SO4 को गर्म करने पर हो गया 98.3% सांद्र H2SO4, 98.3% सांद्र H2SO4 ही बनाया जा सकता है। 98.3% सांद्र H2SO4 ही बनाया जा सकता है, जिसका क्वथनांक 338 डिग्री सेल्सियस होता है। 338 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब है H2SO4 से पूर्णतया जल को निकालना संभव नहीं है। क्यों जी? इस 98.3% का अर्थ क्या है कि अगर विलयन है 100 ml
तो इसमें 98.3 ग्राम होगा H2SO4। तो बाकी का बचा कितना, 1.7 ग्राम बचा ना, तो ये कौन होगा, जल होगा, जल। ध्यान देना, तो इस 1.7 ग्राम जल को हम कभी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। गर्म करते करते उसकी सांद्रता को कितना तक ले जा सकते हो, 98.3% तक ले जा सकते हो। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि H2SO4 की अधिकतम सांद्रता कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, 98.3%। याद किए रहना, बाकी चीजें कल बताएंगे, कल इसके बारे में समझेंगे भी ऐसा होता क्यों है।